हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। अभी इस थर्सडे को इसके एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ने अपना 2.3% स्टेक इसमें बेचा है। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें कोई घबराने की बात है जो कि इसका एक बड़ा इन्वेस्टर इसको बेच के जा रहा है, या इसकी वजह से जो शेयर प्राइस में गिरावट देखी गई है वो एक अपॉर्चुनिटी है हमको इसे खरीदने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो एक जॉइंट वेंचर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बीएनपी परिबास के बीच में। और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेस को यूज करता है अपनी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। और आप जानते ही हैं कि एसबीआई का एक स्ट्रॉन्ग ब्रांच नेटवर्क है, तो ये इसको हेल्प करता है एसबीआई लाइफ को अपने प्रोडक्ट बेचने में। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो 1,17,000 करोड़ है, जो कि इसको एक लार्ज कैप कंपनी बनाता है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो 55.7% हिस्सा स्टेट बैंक के पास, 27.24% हिस्सा फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास, जिसमें कि 22% के आसपास बीएनपी परिबास के पास है, 9.64% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास, और 7.43% रिटेल शेयर होल्डर के पास है। अगर 3 महीने का पैटर्न देखें तो फॉरेन इंस्टीट्यूट्स ने अपनी शेयर होल्डिंग को रिड्यूस किया है, और वहीं म्यूचुअल फंड और रिटेल इन्वेस्टर ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। और अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसके प्रॉफिट और रेवेन्यू में कमी देखी गई जून क्वार्टर में, पिछले साल के मुकाबले और पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी। और उसका रीजन था कि इनको 440 करोड़ के इन्होंने रिजर्व क्रिएट किए हैं अपने 1Q में। और कोविड की वजह से, कोविड की सेकेंड वेव की वजह से इनके क्लेम्स बढ़ गए थे, और आने वाले क्वार्टर में ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो क्लेम कंटिन्यू रहेंगे। और इस बार देखा गया कि इनके जो क्लेम थे पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में 1.28 टाइम्स बढ़े। और जो कि कोविड वेव हम देख सकते हैं कि उसकी वजह से कितने लोगों की डेथ्स हुई और उन्होंने क्लेम किया होगा उनकी फैमिली मेंबर्स ने। लेकिन इसके बाद भी अगर हम कोविड के इम्पैक्ट को, जो कि बहुत सारी कंपनीज को इम्पैक्ट किया और एसबीआई लाइफ एक डायरेक्टली इम्पैक्टेड कंपनी थी, लेकिन इसका क्वार्टर अदरवाइज बहुत ही बढ़िया रहा। इन्होंने 9% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ देखी अपने न्यू बिजनेस प्रीमियम में। तो फाइनेंशियल्स अच्छे रहे अदरवाइज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट न्यूज के बारे में। इसमें कैनेडियन कंपनी है कनाडा पेंशन प्लान। इन्होंने अपने 2.3% हिस्सा बेचा है इसमें सितंबर 9 को। और अगर इस सेल से पहले ये लार्जेस्ट इन्वेस्टर था अगर हम प्रमोटर को हटा दें। और इन्होंने 2.3 करोड़ इक्विटी शेयर बेचे हैं 1171 रुपए 7 पैसे के प्राइस में। और आपने देखा होगा कि इस वजह से अब इसका शेयर भी इसी प्राइस के आसपास आ गया है। आई थिंक थर्सडे को जब क्लोज हुआ तो ये 1173 के आसपास था, 4% गिरकर। और ये जो कनाडा पेंशन प्लान है, इन्होंने जून 2019 से इसमें अपनी शेयर होल्डिंग रखी हुई थी, जो कि अब इसकी घट के 0.55% रह जाएगी। आई थिंक इस सेल से पहले ये 2.85 के आसपास थी, अब 0.55 रह जाएगी। और ये शेयर का जो मेजर चंक है वो खरीदा है बीएनपी परिबास आर्बिट्रेज ने, और उन्होंने 0.96% शेयर होल्डिंग इसमें बढ़ाई है। तो अब ये क्या चिंता की बात है? तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी तो अच्छा कर रही है, और शायद अभी देखा जाए तो इसका शेयर प्राइस एक साल में 41% बढ़ा है। तो मे बी इस कंपनी ने इसमें अपॉर्चुनिटी देखी और अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी। क्योंकि उन्होंने अच्छा प्रॉफिट इसमें बना लिया है, तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग करी है। और इसमें ऐसी कोई वो वरी की बात नहीं है कि उनको लग रहा है ये बिजनेस चलेगा नहीं। दैट्स व्हाट माय ओपिनियन इज। तो अगर हम आगे बढ़ें तो अब इसमें हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है, या अभी अवॉइड करना चाहिए? तो हम अगर इसकी एक साल की परफॉर्मेंस देखें तो ये जो 4% के आसपास की गिरावट थर्सडे को हुई, उसको अगर मिला लिया जाए तो एक वीक में इसका शेयर ऑलमोस्ट 5.5% से ज्यादा गिर चुका है। तो ये इन ए वे अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक टाइम पे 1250 से ऊपर चला गया था, और अब ये 1175 के आसपास आ गया है।
और लेकिन अगर हम वैसे देखें तो एक महीने में इस भारी गिरावट के बाद भी 3.23% बढ़ा है, 3 मंथ्स में 17% से ऊपर, इस साल में 30% के आसपास और एक साल में 41%। तो लगातार इसने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। और अगर हम कंपनी के बारे में प्रोज देखें तो इनका जो मार्केट शेयर है, प्राइवेट मार्केट शेयर, तो लाइफ इंश्योरेंस स्पेस हमारे कंट्री में ऐसा है कि 50% शेयर तो सीधा सीधा एलआईसी के पास है, और उसके बाद 50% जो बाकी बच जाता है वो है प्राइवेट प्लेयर के पास। तो उसमें सबसे बड़ा प्लेयर उस बाकी बचे हुए 50% में एसबीआई लाइफ है। 18.9% इनके पास है। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रू लाइफ और बड़े प्लेयर हैं उस स्पेस में, लेकिन सबसे बड़ा और ओवरऑल देखा जाए तो एलआईसी के बाद एसबीआई लाइफ है। और लॉकडाउन होने के बाद जबकि सेल्स करना मुश्किल था, फिर भी इनकी जो सेल्स है 38% से बढ़ी फर्स्ट क्वार्टर में। और अगर हम फर्स्ट ईयर प्रीमियम की जस्ट बात करें तो 24% उसमें ग्रोथ देखी गई। और इनकी असेट अंडर मैनेजमेंट भी 32% बढ़ के अब 2315 बिलियन के आसपास हो गई है। और उसमें जो इनकी इन्वेस्टमेंट है उसका डेट इक्विटी 72:28 है। और उसमें जो इन्होंने डेट इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसकी 90% इन्वेस्टमेंट इनकी ट्रिपल ए रेटेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स में है या सॉवरेन इंस्ट्रूमेंट्स में है। और इनका तो स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तो है ही, इनके 2,12,821 ट्रेन्ड इंश्योरेंस प्रोफेशनल और एजेंट हैं, और इनके 947 ऑफिसेज हैं कंट्री में। तो ओवरऑल बहुत ही सॉलिड कंपनी लगती है। और अगर चैलेंजेस की बात करें तो यूलिप एक प्रोडक्ट जो कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, वो देखा जा रहा है कि उसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी सी कम हुई है पीछे, और कैपिटल मार्केट में जैसे ओवरऑल वीकनेस चल रही है तो वो इनके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही है। इसके अलावा जो इंश्योरेंस स्पेस है वो बहुत ही रेगुलेटेड स्पेस है, जिसमें कि रेगुलेटरी चेंजेस इनके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। हालांकि कोविड की वजह से ओवरऑल लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है और वहां पे और सॉलिड बिजनेस आने का अ, मौका है, क्योंकि इंडिया बहुत ही ज्यादा अंडर इंश्योर्ड है। और अब कोविड की वजह से लोग इसकी इम्पोर्टेंस को समझने लगे हैं और अब उसे एज ए सीट बेल्ट वो यूज करने लगे हैं, रादर देन कि जब जरूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा वाला एटीट्यूड नहीं है। तो बिजनेस में डेफिनेटली ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, कंपनी अच्छा भी कर रही है, लेकिन वही बात है कि प्राइस ठीक है कि नहीं है। तो इसका जो अभी थोड़े टाइम पहले ही जो ब्रोकरेज हाउस एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे वो 1200 रुपए के आसपास लगा रहे थे इसका शेयर प्राइस, और ये 1250 तक गया है, क्योंकि लास्ट 1 मंथ में ही ये ऑलमोस्ट 8% से भी ज्यादा 9% के आसपास बढ़ा था बिफोर ये लास्ट वीक में जो गिरा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनल ओपिनियन में मे बी थोड़ा सा ऑन द हायर साइड है। हालांकि बहुत ही लॉन्ग टर्म आपका विजन है तो ये डेफिनेटली शेयर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। लेकिन अगर आपका शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म है तो मुझे लगता है कि ये बाय ऑन डिप्स वाला शेयर है। अगर ये 1125 के आसपास मिलता है या 1100 से 1150 के बीच में मिलता है तो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। लेकिन हर गिरावट पे डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने वाला शेयर है इन माय ओपिनियन। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। और अगर अगेन डिस्क्लेमर ये है कि आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए और अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए और उसी के बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहूं। और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।